नमस्कार। आप सभी महानुभावों को फ्यूचर कृष्ण हब की तरफ से मैं कौशल द्विवेदी पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। और आज फिर से हम एक नए म्यूजिशियन के जीवन परिचय को लेकर आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य रहा है, हमारे इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रहा है कि हम नए नए म्यूजिशियंस का जो जीवन परिचय, जिनकी बायोग्राफी है, वो चीज़ आपके सम्मुख प्रस्तुत करें, ताकि जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इन महान विभूतियों के विषय में जान सकें, और जो बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो सहायक हो सके। जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं और म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए स्पेशली टीटी, पीएचडी, केबीएस, एमबीएस एक्सेट्रा जो भी वैकेंसीज आती हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज उस महान म्यूजिशियन के विषय में आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, आज हमारे चर्चा और परिचर्चा के केंद्र में इमदाद खां साहब हैं। जी हाँ, वही इमदाद खां साहब जो कि सन 1848 में आगरा में इनका जन्म होता है, और इनके पिता साहबदाद जो कि स्वयं एक बहुत बड़ी सितार वादक थे अपने समय काल के। एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहूँगा कि जो इनके पिता साहबदाद थे वो क्षत्रिय राजवंश से थे, किंतु बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और अपने नाम के आगे क्या कहते हैं, साहबदाद खां के नाम से अपने नाम को आगे बढ़ाया। उन्हीं के पुत्र थे आपके इमदाद खां साहब। इमदाद खां साहब दो भाई थे, एक इमदाद खां साहब और दूसरे करीमदाद। तो इमदाद और करीमदाद ये दोनों भाई थे। इमदाद जहाँ सितार पे महारत हासिल था, वहीं पे करीमदाद को सुरबहार पे महारत हासिल था। किंतु आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो आज हमारा विषय है, वो इमदाद खां साहब है, तो हम लोग इमदाद खां साहब के विषय में ज़्यादा चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जो ली हुई थी वो अपने पिता से ही ली हुई थी, सितार वादन की शिक्षा अपने पिता से ली, पारंगत हुए। बाद में बंदेली खां का भी सानिध्य को प्राप्त हुआ, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब इनकी अवस्था 20-21 वर्ष की होती है तो ये बनारस चले जाते हैं। बनारस जाने के बाद ये ठुमरी अंग को बहुत ही बारीकी के साथ सीखते हैं कि ठुमरी अंग में क्या गायकी है, या फिर जो पखावज के बोल हैं, जो तबले के बोल हैं, उसके साथ किस तरह की संगति करें। छोटी छोटी बातों को उन्होंने बहुत ही गहराई के साथ इन्होंने सीखा, जो कि एक कलाकार के लिए मुझे ज़्यादा जरूरी है। जब आप किसी भी विषय वस्तु के आधार को समझ लेते हैं, जब मुझे आपको किसी को भी अगर विषय वस्तु अगर समझ में आ जाती है, तो फिर उसमें हम उसका विस्तार बड़ी ही सहजता के साथ और बड़ी ही निर्भीकता के साथ हम कर सकते हैं। वही गुण इनके अंदर भी था। ये सबसे पहले किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते थे। जब किसी चीज़ को बहुत बारीकी से समझ लेते थे तो समझने के बाद फिर उसमें अपने थॉट के अकॉर्डिंग उस चीज़ का विस्तार किया करते थे। जिस समय काल में इमदाद खां साहब ने सितार को थामा हुआ था, उस समय सेनिया घराना, जो कि तानसेन के वंशजों का एक घराना था, सेनिया घराना का प्रभाव प्रभुत्व ज़्यादा था, इसमें कोई दो नहीं। सेनिया घराना ध्रुपद अंग का वादन किया करता था, और वहीं पे जो इमदाद खां साहब थे वो एक अलग पैटर्न लेकर चल रहे थे, या फिर इनके जो पिता थे साहबदाद जो थे वो एक अलग पैटर्न लेकर चल रहे थे, और उसमें नए नए प्रयोग सतत ये लेकर के आया करते थे। इनके वादन शैली की जो मुख्य विशेषता थी वो थी रंजकता। ये जानते थे कि व्यक्ति जो हमारे सितार को सुनने आया है वह उसको रंजकता मिलनी चाहिए। संगीत का आशय भी यही होता है, रंजकता। तो उस मुख्य बिंदु को ये भली प्रकार से समझते थे। समय आगे बढ़ता गया, इनके अंदर निपुणता बढ़ती गई, इनके अंदर कार्य क्षमता बढ़ती गई, दक्षता बढ़ती गई, सेंस बढ़ता गया, और यही क्रम आगे चलता गया। बीच में एक समय ऐसा आया कि कलकत्ता के जो राजा थे सर ज्योति चंद्र मोहन, वो बनारस आते हैं। बनारस आने के बाद जो इमदाद खां को सुनते हैं, इमदाद खां को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव के कारण वो इनको कलकत्ता लेकर चले जाते हैं।
कलकत्ता जाने के बाद अपने राज दरबार में उनको दरबारी गायक नियुक्त करते हैं, बड़ा सम्मान इनको देते हैं और ये वहाँ रहते हैं और अपनी संगीत की प्रस्तुति करते रहते हैं। बाद में जो महाराज थे वो उनसे सुरबहार और सितार की विधिवत शिक्षा भी लेते हैं। जीवन चलने लगता है, किंतु कुछ समय पश्चात जब इनके महाराज की जब मृत्यु हो जाती है तो ये वहाँ से उठ करके इंदौर चले जाते हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ये इंदौर राजघराने में ही रहते हैं। इनके सितार वादन के विषय में कुछ और बहुत ही विशिष्ट बातें रही। इनका जो एक वंशावली इनकी चली वो बहुत ही आगे गई। जैसे इमदाद खां हुए, उनके जो पुत्र थे वो इनायत खां साहब हुए, इनायत खां से फिर आके विलायत खां साहब हुए और विलायत खां की लंबी पीढ़ी चलती आई। आज भी साहिब परवेज वगैरह जो लोग हैं सब लोग इन्हीं घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो घराना था ये घराना इमदादी घराना कहलाया, ठीक है। इटावा घराने के नाम से था और इटावा घराना जो रहा वो इमदादी घराना के नाम से जाना जाता है। यह उसके संस्थापकों में से एक माना गया कि जब वो घराना उस घराने जब नींव रखी गई तो इमदाद खां साहब ने उसमें उस घराने को प्रसिद्धि दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। कहते हैं कि एक ही तार पर सातों स्वरों को निकालने की एक अनूठी कला इनके अंदर थी और वो यह बार बार पेश किया करते थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि पहले ऐसे सितार वादक थे जिनका सितार रिकॉर्ड किया गया था। इनको यह गौरव प्राप्त था कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग जो थी उनकी सितार की थी। अपने समय काल के एक बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारों में से एक थे इमदाद खां साहब। एक बात इनके विषय में बताई जाती है कि यह अपने रियाज के टाइम पीरियड में, अपने रियाज के समय में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन ये स्वीकार नहीं करते थे। पढ़ने में तो ये भी आता है, सुनने में ये भी आता है कि एक समय की बात थी जिस समय ये रियाज में बैठे हुए थे तो सूचना मिली कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा खराब है, किंतु ये अपना रियाज छोड़ते नहीं है, अपने रियाज में लगे रहते हैं और दुर्भाग्यवश पत्नी का डेथ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन सब बातों को सुनकर के ये लगता है कि आखिर कितना ज़्यादा डेडिकेशन रहा होगा म्यूजिक के प्रति लोगों का। आप जब इनके विषय में सुनते हैं, हम लोग इनके विषय में पढ़ते हैं, अगर ये अदा करके उनकी रिकॉर्डिंग अगर मिल जाती है सुनने के लिए तो उस भाव में कितना डेप्थ होता है, कितनी गहराई होती है, इसी बात से पता चलता है कि इनके जीवन का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता था। मेरे हिसाब से आपको अगर सूचना मिल रही है कि आपकी पत्नी की तबीयत बेहद ख़राब है, उसके बाद भी आप प्रायोरिटी अपने रियाज को देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में किस हद तक म्यूज़िक जुड़ा हुआ है आपसे, ये इस बात में बहुत ही बड़ा उदाहरण है। समय चलता जाता है और बाद में उनके पुत्र इनायत खां साहब और क्या कहते हैं कि वाहिद खान साहब, इनके भी दो पुत्र थे, इनायत खां साहब और वाहिद खां साहब। इन लोगों का दौर आता है और उनको भी शिक्षा दीक्षा ये देते हैं। तो आज इनायत खां साहब, वाहिद खां साहब का टर्म नहीं है, इसलिए उनके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा पर चर्चा न करते हुए इनके विषय में अपनी बातों को हम लोग समेट के रखेंगे। जीवन के अंतिम पड़ाव में बताया जाता है कि 72 वर्ष की उम्र में इंदौर रियासत में ही अपना रहे और 1920 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लगभग 72 वर्ष का जीवन काल इनका रहा, किंतु ये जो 72 वर्ष थे उसमें जब से उन्होंने होश संभाला तब से लेकर के अपने जीवन की आखिरी सांस तक इन्होंने जो कुछ भी किया वो संगीत के लिए किया। और आज यही कारण है कि संगीत जगत उनका आभार प्रकट करता है। इस महान शख्सियत को हम प्रणाम करते हैं और इसी के साथ इन बातों को विराम देते हैं। एक बात और, आप में से अगर कोई गुणीजन उनके विषय में और कुछ बातों को जानता हो तो प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम और दूसरे श्रोता के विषय में कुछ जान सकें। अगली चीज़ कि
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इसमें से जो बातें उनको उपयुक्त लग रही हों, इनमें से जो बातें उनको लग रही हों कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उन चीज़ों को नोट आउट कर लें। और अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा।